Hi everyone, welcome back to my YouTube channel AG History Companion. So in this video we are going to cover some questions of kings, farmers and towns, early states and economies. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड वो उसका आंसर मैंने किसी टॉपिक के बेसिस पे नहीं निकाला, वो मैंने ओवरऑल चैप्टर के बेसिस पे निकाला है क्योंकि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने सैम्पल पेपर में भी देखा है और नेट पे उसका ओवरऑल आंसर कहीं नहीं मिला मुझे, तो वो मैंने ओवरऑल चैप्टर के बेसिस पे उसका आंसर बनाया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। The topics that we are going to cover in this video are an early empire, इसके 3 सब टॉपिक्स हैं, finding out about the Mauryas, administering the empire and how important was the empire. नेक्स्ट वन इज़ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, इसके भी 2 ही सब टॉपिक हैं, चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ एंड डिवाइन किंग्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ Historians have used a variety of sources to reconstruct the history of the Mauryan Empire. मतलब हिस्टोरियंस ने क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए हैं मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए. तो सम पॉइंट्स आर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्कल्पचर एंड इंस्क्रिप्शंस. जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, स्कल्पचर्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. नेक्स्ट वन इज़ कंटेम्प्रेरी वर्क्स. कंटेम्प्रेरी वर्क्स मतलब जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं, मतलब उस टाइम पीरियड में जो भी काम हुआ है, बुक लिखी गई है, ड्रामा लिखा गया है या किसी ने पोइट्री वगैरह कुछ भी लिखा है, दैट इज़ नोन एज कंटेम्प्रेरी वर्क, मतलब टेक्स्ट वगैरह जो भी लिखा गया है उस टाइम पे. तो बाकी पॉइंट्स अगली स्लाइड में दिखाऊंगी, पहले ये स्टडी कर लेते हैं. आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एंड स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शंस में कोई मतलब इतना डिटेल में एक्सप्लेन क्या करें इसको, बस एक सिंपल सा पॉइंट है, स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सोर्सेज हैं. तो कंटेम्प्रेरी वर्क्स के बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं. मेगास्थनीज अकाउंट. मेगास्थनीज मैं बताती हूँ कौन है, और उनका अकाउंट था एक इंडिका, वो भी बताऊँगी. नेक्स्ट वन इज़ अर्थशास्त्र, सभी को पता है अर्थशास्त्र का तो. एंड नेक्स्ट वन इज़ मुद्रा राक्षस, ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था, तो इनकी डिटेल में पढ़ते हैं एक बार. मेगास्थनीज अकाउंट ये कब रिटर्न किया गया था? 302 BCE टू 298 BCE. टाइम पीरियड लर्न करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 1 वर्ड क्वेश्चन में भी आएंगे तो वहाँ पे अच्छे से याद हो जाएगा आपको. एक बार यहाँ पढ़ोगे, एक बार वहाँ पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ मेगास्थनीज कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, लिव्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलुकस. सेलुकस मतलब एक एरिया है, लगा लो, स्टेट लगा लो. तो मेगास्थनीज कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक से आए हुए एक एम्बेसडर थे टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य सभी को पता है. और वो कैसे रहते थे? मतलब वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेलुकस, मतलब सेलुकस को रिप्रेजेंट करते थे. ही रोट इंडिका, उन्होंने एक इंडिका नाम की बुक लिखी विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन सोसाइटी. और जो उनकी बुक में उन्होंने जो भी मटेरियल लिखा दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन सोसाइटी, वो हमें क्या डिस्क्राइब करता है? जो उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और उस टाइम इंडियन सोसाइटी कैसी थी, उन सब के बारे में वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है. क्या? बुक इंडिका. नेक्स्ट वन इज़ अर्थशास्त्र. सभी को पता है, कंपोज बाय कौटिल्य, और इनको चाणक्य भी बोलते हैं. ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त. नेक्स्ट वन इज़ जो अर्थशास्त्र है, it throws a good deal of light on the Mauryan period and provide a lot of information about Mauryan king. ये जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखी, इससे हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है मौर्यन किंग और मौर्यन एम्पायर की और उनके मिनिस्टर्स के, और सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल. देखो इसको याद कैसे करना है. टेल इम्पोर्टेंट सोर्सेज, वो क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं? विच थ्रोज अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन मौर्यन पीरियड, मतलब ये तो मौर्यन पीरियड के बारे में इम्पोर्टेंट बताते हैं. और बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स अलग से मेंशन कर सकते हो.
जैसे दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट 1 मौर्यन किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, पॉइंट 2 सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पीपल। मतलब जैसे फर्स्ट पॉइंट ये है अर्थशास्त्र का कंपोज्ड बाय कौटिल्य। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया टेल इम्पोर्टेंट सोर्सेज विच थ्रो अ गुड डील ऑफ लाइट ऑन द मौर्यन पीरियड। आप थर्ड पॉइंट बना के ये लिख सकते हो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसके सब पॉइंट्स बना दो। फर्स्ट वन इज़ मौर्यन किंग्स एंड हिज मिनिस्टर्स, नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, मौर्यन किंग और उनके मिनिस्टर की, फिर सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, एंड देन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त इन 5th century AD गुप्ता पीरियड। विशाखा दत्त ने लिखा था 5th century AD में। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा था। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एम्पायर ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी, ग्लिम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल इन दोज डेज। अब मुद्रा राक्षस में क्या क्या पढ़ा हमने, इट प्रोवाइड्स इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ एम्पायर, मतलब एम्पायर के, मौर्यन एम्पायर के इम्पोर्टेंट वर्क बताता है, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी थी, उन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया था, उसके बाद मौर्यन आ गए थे रूल में। नेक्स्ट वन इज़ ग्लिम्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल इन दोज डेज। और मुद्रा राक्षस में उस टाइम के पीपल की सोशल इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वन इज़ वर्क इज़ नॉट रिटन इन मौर्यन पीरियड। ये जो मुद्रा राक्षस है ना, दैट इज़ नॉट रिटन इन मौर्यन पीरियड। ये मौर्यन पीरियड जो है उसके टाइम, जब मौर्यन पीरियड था उस टाइम नहीं लिखा गया था, बाद में लिखा गया था। Yet it another did it best to base the drama of information that was then available in 5th century AD which is not available now. But मुद्रा राक्षस gave it best, मतलब 5th century AD में बहुत कुछ पता था मौर्यन एम्पायर के बारे में जिस टाइम ये लिखी गई थी। तो उस टाइम जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सब मेंशन की गई है इसमें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा कट सा हो रहा है तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। येट इट अनदर डिड इट्स बेस्ट टू बेस द ड्रामा ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वॉज देन अवेलेबल इन 5th century AD विच इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। सो नेक्स्ट पॉइंट्स आर टेक्स्ट, और कुछ टेक्स्ट मिले हैं, सोर्सेज हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंस्क्रिप्शंस। तो टेक्स्ट क्या थे, द मौर्यंस आर मेंशन इन, मौर्यन को कहाँ कहाँ पे पढ़ा गया है, लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। कौन कौन से वर्क्स थे, बुद्धिस्ट, जैना, पुरानिक लिटरेचर एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क्स। और 18 पुराण्स थे दैट कंटेन एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन कम बिलीवेबल एंड एक्सट्रैक्टेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। 18 पुराण जो थे उनमें क्या था, हिंदू ट्रेडिशंस थे और उसमें से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती थी अबाउट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्यन के प्रीडिसेसर कौन थे, सक्सेसर कौन थे। तो पुराना से हमें ये सब पता चलता है। नेक्स्ट वन इज़ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जस्ट एज स्टूपा अभी आगे पता चल जाएगा आगे वाले चैप्टर्स में। विहारा, पिलर्स एंड केव्स, ये जो चीज़ें हैं इस पे आर्ट की जाती थी। दैट प्रोवाइड्स एन आइडिया ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वो हमें मौर्यन एम्पायर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताता है, एंड आर्ट ऑफ पॉलिशिंग एंड इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज inscriptions of Ashoka on rocks and pillars are often regarded as amongst the most valuable sources। मतलब अशोका के जो रॉक्स हैं और पिलर्स हैं उन पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, वो मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेज हैं क्योंकि उसमें डायरेक्ट अशोका की इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट वन इज़ अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर। अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करवाए थे रॉक्स और पिलर्स पे, किनको पढ़वाने के लिए, टू ही सब्जेक्ट्स मतलब जो उनकी प्रजा होती है। और क्योंकि मतलब ताकि अगर वो किसी चीज़ पे नोट करवाएंगे तो वो मतलब कुछ सालों तक तो रहेगी, तो आने वाले जो उनके प्रीडिसेसर्स होंगे उनको भी पता चलता रहेगा। अगर ऐसे अनाउंस करवा दे तो उस टाइम पे जो वहाँ पे हैं उन्हीं को पता चल सकता है, बट एज एन एविडेंस वो लीव करके गई इन सभी को। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसिस लाइक नेचुरल रॉक्स एज वेल एज पॉलिश्ड पिलर्स। नेक्स्ट वन इज ही यूज्ड द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी द
धम्मा। और उन्होंने इंस्क्रिप्शंस में क्या मेंशन किया? धम्मा। धम्मा क्या था? धम्मा मतलब उनकी एक टीचिंग्स वगैरह थी जिनको वो फॉलो करते थे। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? रिस्पेक्ट टुवार्ड्स एल्डर्स, जिनरोसिटी टुवार्ड्स ब्राह्मण्स, जिनरोसिटी मतलब दया की भावना, एंड ब्राह्मण्स के लिए भी हमारी मतलब क्या होनी चाहिए? जिनरोसिटी होनी चाहिए। और वो उनके लिए भी हु रिनाउंस द वर्ल्डली लाइफ, मतलब जिन्होंने मोहमाया त्याग दी हो। एंड ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको प्यार से रखना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, खुद के ट्रेडिशन की तो सारे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो दूसरे ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशन है वैसे उनका ट्रेडिशन है दूसरों का, तो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देना। तो क्या क्या हमने एविडेंसेस पढ़े? फर्स्ट वन इज़ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट वन इज़ कंटेम्प्रेरी वर्क्स में क्या क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस एंड मेगास्थनीज अकाउंट, उसमें क्या था? इंडिका। एंड उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट पढ़े। उसके बाद टेक्स्ट पढ़ने के बाद हमने धम्मा जो क्या बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस, अशोका के इंस्क्रिप्शंस पढ़े। और बीच में एक और पॉइंट था, वो आप एक बार रिवाइज कर लेना सारे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे? सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट वन इज़ 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे। नेक्स्ट वन इज़ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था दैट इज़ वेरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। उसके बाद ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, वहाँ की ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी कुछ पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो 5 मेजर सेंटर्स कौन से थे? इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। एक तो थी कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ये हमने अभी फर्स्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि उनकी पहले थी राजगीर, उसके बाद वो शिफ्ट कर दी गई थी पाटलिपुत्र में। और फिर 4 प्रोविंशियल सेंटर्स थे, टेक्सिला, उज्जैनी, तोशाली एंड सवर्णगिरी, ऑल मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये इन सब के बारे में मेंशन किया गया है अशोकन इंस्क्रिप्शन में। उसके बाद यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कौन कौन से थे? मतलब इसका एविडेंस क्या है कि सेम मैसेज एंग्रेव्ड एवरीवेयर फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड इन इंडिया। मतलब सेम मैसेजेस एनग्रेव किए गए हैं एवरीवेयर। प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, प्रेजेंट डे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है पाकिस्तान का, टू आंध्र प्रदेश सभी को पता है कहाँ पे है। उसके बाद उड़ीसा और उत्तराखंड तक लेके, मतलब इन यहाँ से लेके पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड यहाँ तक सेम मैसेज मिले हैं एनग्रेव्ड। तो इससे हिस्टोरियंस को ये लगा कि वहाँ पे इतना यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था कि सब जगह सेम मैसेज मिले। फिर सून दे रियलाइज्ड, मतलब हिस्टोरियंस को जल्दी ही ये लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीजन्स जो भी ये रीजन है, मतलब पाकिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड उत्तराखंड तक, ये रीजन्स बहुत ही डाइवर्स हैं। मतलब एक तो अफ़गानिस्तान में इतना हिली टेरेन और उड़ीसा में कोस्ट आ गया सीधा, तो उनको एक बार तो ये लगा कि इट इज़ अनलाइकली, ये हो ही नहीं सकता कि पूरे एरिया में यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो। तो पॉइंट पढ़ लेते हैं। बट सून हिस्टोरियंस रियलाइज इट इज़ अनलाइकली बिकॉज द रीजन्स इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वॉज जस्ट टू डाइवर्स, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। इमेजिन द कंट्रास्ट, आप कंट्रास्ट इमेजिन कर लो कि एक जगह हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड दूसरी जगह कोस्ट ऑफ उड़ीसा। लाइकली फिर उनको ये लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन एरियाज़ अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंशियल सेंटर्स। फिर उनको ये लगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे था? ये जो 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे, 1 इज़ कैपिटल एंड 4 प्रोविंशियल सेंटर्स। उसके बाद ट्रेड एंड कम्युनिकेशन के क्या बोलते हैं क्या प्रबंध थे? दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन बोथ Taxila and Ujjaini being situated on important long distance trade routes। अब टैक्सिला और उज्जैनी हैं
वो दोनों कहाँ पे सिचुएटेड थे, ट्रेड रूट्स थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स हैं वो, तो इन सेंटर्स को बहुत ही ध्यान से चूज़ करते थे। अब टैक्सिला और उज्जैनी को चूज़ कर रखा उन्होंने एज अ क्या बोलते हैं पॉलिटिकल सेंटर, प्रोविंशियल सेंटर भी बोल सकते हैं। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ while Swangiri literally the golden mountain was possible important for tapping the gold mines of Karnataka। और स्वनगिरी का मतलब है द गोल्डन माउंटेन, और दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टैपिंग गोल्ड माइंस, मतलब वहाँ से गोल्ड निकाल सकते थे, वहाँ पे गोल्ड था। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आप गोल्ड वगैरह निकालेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं, इससे ये पता चलता है ना इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है एम्पायर, कि वहाँ पे गोल्ड भी है। नेक्स्ट वन इज़ communication along both land and riverine routes was vital for the existence of empire। तो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ से होता था, लैंड रूट से भी एंड रिवराइन रूट से, और दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्पायर। मतलब ट्रेड और कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि अगर हम बाहर वाले स्टेट से मिलेंगे जुलेंगे तभी तो हमारा जो है स्टेट वगैरह है, एम्पायर है, वो डेवलप करेगा। सो ये 3 पॉइंट्स हो गए। आगे कुछ पॉइंट्स पढ़े, ट्रांसपोर्टेशंस कैसे होती थी, फिर आर्मी एंड मिलिट्री, एंड लास्ट वन इज अशोकाज धमास। ट्रांसपोर्टेशन journeys from the center to provinces could have taken weeks if not months, means arranging for provisions as well as protection for those who were on move, and that the army was an important means for ensuring it। मतलब अब सेंटर से प्रोविंसेस तक जो सामान लेके जाना होता था, जो जर्नी करनी होती थी, उसमें हफ्ते लग जाते थे। तो मतलब फिर उनको कुछ प्रोविज़न्स बनाने पड़े फॉर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। उनकी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के लिए जो जर्नी कर रहे हैं या जो सामान लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए आर्मी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो आर्मी एंड मिलिट्री के क्या प्रबंध किए गए, मैगस्थनीज का अकाउंट है, उनमें एक मेंशन किया गया है कि 6 सब कमेटी थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी, मतलब 6 कमेटी बना रखी थी मिलिट्री एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट वन इज़ लुक आफ्टर द नेवी को नेवी समझते हो उसको देखने के लिए। सेकंड वन इज़ मैनेज ट्रांसपोर्ट्स एंड प्रोविजंस, जो ट्रांसपोर्ट्स के प्रोविजंस मैनेज करे, फॉर एग्जांपल अरेंजिंग बुलक कार्ट्स अरेंज करना, टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फॉडर फॉर एनिमल्स, मतलब जो सामान लेके जाते थे सोल्जर्स के लिए फूड या एनिमल्स के लिए फॉडर, एनिमल्स भी तो थे ना आर्मी में, तो उनके लिए बुलक कार्ट्स अरेंज करना। फिर सर्वेंट्स को रिक्रूट करना, सर्वेंट्स को रिक्रूट करना टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स, मतलब सोल्जर्स का ध्यान रखने के लिए भी तो सर्वेंट्स चाहिए, आर्टिसंस चाहिए, तो उनका भी मैनेजमेंट करना। सो थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स, फोर्थ वन इज़ फॉर हॉर्सेज, फिफ्थ वन इज़ फॉर चैरियट्स, एंड लास्ट वन इज़ फॉर एलिफेंट्स सॉरी। 3 तो यही हो गए, एनिमल्स हो गए। फर्स्ट वन इज़ नेवी, सेकंड वन मैनेज ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, एंड थर्ड वन इज़ फॉर फुट सोल्जर्स, और बाकी 3 एनिमल्स हो गए। अशोका धम्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपेगेटिंग धम्मा, हैविंग सिंपल एंड virtually universal applicable principles, and according to him this would ensure the well-being of the people in this world and the next। तो अशोका ने क्या ट्राई किया कि वो अपने एम्पायर को एक साथ रखे बाय प्रोपेगेटिंग धमा मतलब सिंपल और कुछ यूनिवर्सल एप्लीकेबल प्रिंसिपल्स थे जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े, और उनके अकॉर्डिंग, अशोका के अकॉर्डिंग ये क्या इंश्योर करेगा कि जो पीपल हैं वो अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ। अगर वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, सर्वेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब आफ्टर इन शॉर्ट्स एक दूसरे की सारे रिस्पेक्ट करेंगे, तो सारे एक साथ रहेंगे मिलकर, किसी में भेदभाव नहीं होगा, तो फिर दैट वुड इंश्योर द वेलबींग ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, मतलब जो इस दुनिया में सारे एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो सारे अच्छे से रहेंगे। एंड स्पेशल ऑफिसर, और वो कुछ स्पेशल ऑफिसर हायर करते थे नोन एज महात्मा, वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, जो धम्मा के मैसेज थे उनको स्प्रेड करने के लिए वो कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट करते थे नोन एज महात्मा धम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वाई वॉज मौर्यन एम्पायर रिगार्डेड एज अ मेजर लैंडमार्क इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री? मौर्यन एम्पायर को एक मेजर लैंडमार्क क्यों माना गया है? तो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे इसके, तो एक बार फटाफट पढ़ा देती हूँ। फॉर फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड अ वास्ट एम्पायर विच एक्सटेंडिंग टू फार नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्ता मौर्य ने एक ऐसा एम्पायर फाइंड आउट किया था जो कहाँ से एक्सटेंड था, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान। हीज़ ग्रैंडसन, फिर उसके बाद ग्रैंडसन अशोका आर्ग्यूबली मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कन्क्वायर्ड कलिंगा। तो फिर उनके जो ग्रैंडसन आए अशोका, उन्होंने, वो भी एक मोस्ट फेमस रूलर थे, अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए अशोकास धम्मा। तो उन्होंने फिर इंडिया में कलिंगा को कन्क्वायर कर लिया। उसके बाद द मैसेज ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स, मतलब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे या फिर जो धम्मा थे, उनके जो मैसेजेस थे दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग थे अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स, जो बाकी रूलर्स थे सेम टाइम पीरियड के, तो उनसे बहुत अच्छे से जिनकी वजह से वो फेमस हो गए। सम ऑफ द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद द मौर्याज, कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लाइक स्टोन स्कल्पचर एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट्स टिपिकल ऑफ एम्पायर, मतलब जो स्टोन स्कल्पचर था वो अशोका का ही फाइंड था, कि मतलब उन्होंने ही स्टोन्स और रॉक्स पिलर्स वगैरह पे अपनी इंस्क्रिप्शंस छोड़े, मतलब ये भी उनका ही फाइंड किया गया, मतलब इसमें मौर्यन एम्पायर की विशेषता पढ़ रहे हैं हम। तो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स एसोसिएटेड विद मौर्याज, मौर्याज में कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, लाइक स्टोन स्कल्पचर, जैसे कि स्टोन स्कल्पचर, एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट्स, मतलब एक स्पेक्टेकुलर आर्ट्स है दैट इज़ टिपिकल ऑफ ऑल एम्पायर, मतलब बाकी सारे कंटेम्प्रेरी एम्पायर्स में से वो कहाँ पे ही मिला है, सिर्फ मौर्यन एम्पायर में ही मिला है। नेक्स्ट वन इज मैसेजेस ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शन वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मोस्ट रूलर, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन के मैसेजेस थे वो अदर रूलर से डिफरेंट थे, तो वो क्या सजेस्ट करता है, अशोका वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज ऑल्सो मोर हम्बल देन लेटर रूलर्स हु अडॉप्टेड ग्रैंडाइज टाइटल्स, मतलब इसकी वजह से वो क्या सजेस्ट करते हैं कि अशोका पावरफुल थे और इंडस्ट्रियस भी थे और वो हम्बल भी थे, जैसे पढ़ा कि वो सभी को रिस्पेक्ट देते थे। कुछ रूलर्स थे जो सर्वेंट्स को समझते थे कि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, नीची जाति के समझते थे, लेकिन ही वॉज मोर हम्बल देन लेटर रूलर्स, जो बाकी रूलर्स आए हैं बाद में उनसे ज़्यादा अशोका हम्बल थे टुवार्ड सर्वेंट्स एंड अदर रिलीजन्स। और लेटर रूलर्स मतलब किनको बोला गया है, जिन्होंने उनके टाइटल्स अडॉप्ट किए हैं, मतलब ग्रेट बहुत बहुत अच्छे अच्छे टाइटल अडॉप्ट कर रखे हैं, लेकिन काम एक अच्छा नहीं होता था उनका, मतलब अपने क्या बोलते एरिया को तो बढ़ाते ही रहते थे, बट सबसे ज़्यादा प्रजा को क्या चाहिए होता है कि उनकी रिस्पेक्ट होए, और मतलब उनको क्या मिले कि खाना पीना टाइम पे मिलता रहे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हों, राजा उनकी सुने। अशोका वॉज वेरी हम्बल देन लेटर रूलर्स। नेक्स्ट वन इज सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर इन 20th सेंचुरी रिगार्डिंग हिम एज एन इंस्पायरिंग फिगर, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो भी के 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो उनको एक इंस्पायरिंग फिगर मानते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्ता मौर्य ने एक्सटेंड किया, फिर उनके ग्रैंडसन अशोका ने क्या बोलते हैं कलिंगा को कन्क्वायर किया, फिर उनके मैसेजेस डिफरेंट थे, फिर उनके कुछ फाइंड्स मिले हैं वो भी डिफरेंट था, फिर उससे क्या पता चलता है कि ही वॉज मोर पावरफुल एंड हम्बल। और लास्ट पॉइंट इज़ कंक्लूजन पॉइंट इज़ कि इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि जो अब के 20th सेंचुरी के नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो उनको क्या मानते हैं, एन इंस्पायरिंग फिगर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्कस द नोशंस ऑफ किंगशिप दैट डेवलप्ड इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड, तो यही क्वेश्चन बोल रही थी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये पूछा गया है कि मौर्यन पीरियड के बाद, पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद कौन कौन सी किंगशिप आई, तो 6 किंगशिप आई थी, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको इसी क्वेश्चन में दे दूँगी। फर्स्ट वन इज़ चोलास, चेरियाज एंड पांड्याज, इनके किंगडम्स कहाँ कहाँ पे हैं, मोस्टली साउथ में है, वो मैं आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन में करवा दूँगी। सबसे पहले किंगडम आया चोलास, चेरियाज एंड पांड्याज, उसके बाद आई चीफ एंड चीफडम्स,
और फिर बाकी अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। तो चोलास, चेरेज एंड पांड्यास क्या थे? ये न्यू किंगडम थे, एमर्जिंग डेक्कन एंड फर्दर साउथ, मैंने अभी बताया साउथ में थे, इंक्लूडिंग द चीफडम्स ऑफ चोलास, चेरियाज एंड पांड्याज इन तमिल। मोस्टली कहाँ थे? तमिल। यहाँ पे तमिलाक्लम ऐसा कुछ वर्ड आएगा, मेरे को याद नहीं है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। और वो वर्ड किसका था? एंशंट तमिल कंट्री का था, तमिलांक्लम ऐसा कुछ था, विच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश। और वो अब प्रेजेंट डे वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? आंध्र प्रदेश, केरला प्लस तमिलनाडु। और वो उस टाइम में बहुत स्टेबल और प्रोस्पेरस किंगडम्स थे। मतलब ये कहाँ कहाँ पे थे? डेक्कन एंड फर्दर साउथ में थे उस टाइम। पूरे एरिया को क्या बोलते थे? तमिलांक्लम। और अब उसमें क्या क्या आता है? आंध्र प्रदेश, केरला एंड तमिलनाडु। और वो क्या था? वेरी स्टेबल एंड प्रोस्पेरस किंगडम। अब चीफ एंड चीफडम्स क्या होते थे? ये एक साइड में बॉक्स दे रखा था। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मतलब 1 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ लेते हैं। ही इज़ अ पावरफुल मैन हु पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडिटरी। चीफ क्या होता है? एक पावरफुल मैन होता है, चीफ मतलब मुखिया। उसकी पोजीशन हेरिडिटरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट वन इज़ ही डिराइव सपोर्ट फ्रॉम हिज किंगफॉक। किंगफॉक मतलब रिलेटिव्स वगैरह में भी उसको सपोर्ट मिल सकता है। या फिर हिज फंक्शंस में इंक्लूड, पर उनके फंक्शंस क्या होते हैं? परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स, लीडरशिप इन वारफेयर एंड आर्बिट्रेरियन डिस्प्यूट्स। मतलब डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करना, कि कहीं लड़ाई हो जाए तो उसमें लीडरशिप करना और स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म करना। ही रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स अनलाइक किंग्स हु यूजुअली कलेक्ट टैक्सेस एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंगस्ट हिज सपोर्टर्स। तो वो क्या रिसीव करते थे? गिफ्ट रिसीव करते थे उनके सबॉर्डिनेट से। किंग की तरह नहीं, किंग तो क्या करते थे? टैक्स कलेक्ट करते थे। लेकिन चीफ क्या करते थे? वो उनको गिफ्ट मिलते थे सबॉर्डिनेट से। एंड फिर वो क्या करते थे? वो गिफ्ट को अपने पास नहीं रखते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे उनके सपोर्टर्स में। जो जो उनको सपोर्ट कर रहा है उनके साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करके, शेयर करके रखते थे गिफ्ट को। नेक्स्ट वन इज़ जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम्स। चीफडम्स मतलब चीफ का जो वो हो गया स्टेट, और वहाँ पे रेगुलर आर्मीज़ नहीं होती थी और ऑफिशियल्स भी नहीं। रेगुलर मतलब जो कॉन्टीन्यूसली वर्क करते हो। वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अब सोर्सेज क्या हैं? फॉर एग्जांपल तमिल संगम टेक्स्ट। अब आपको पता है चोलास, चेरेस एंड पांड्यास तमिल स्टेट में थे, तो तमिल संगम टेक्स्ट उनके एविडेंसेस हैं। उनमें क्या क्या है? पोएम है जो डिस्क्राइब करते हैं चीफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। और उनके कुछ तरीके जो जिसकी वजह से वो उनको गिफ्ट मिलते थे या अपने रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट शेयर वगैरह करते थे। उसके बाद क्या आया? सबसे पहले सतवाहाना रूलर्स आए, देन शाकाज, देन कुशानाज, एंड लास्ट वन इज़ गुप्ता एम्पायर। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सीबीएसई वो क्वेश्चन पूछता है जनरल नॉलेज के बेस पे। सो वो सभी को पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, ज़रूर देखना। सतवाहनास पढ़ ले। उन्होंने कहाँ का रूल किया? वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। टाइम पीरियड देख लो, 2nd सेंचुरी BCE टू 2nd सेंचुरी CE, सॉरी, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। वेस्टर्न कौन सा हो गया? यही पाकिस्तान वाला। इसके जो जहाँ जहाँ पे ये रूल किए थे वो मैं मैप बेस्ड क्वेश्चन में आपको बता दूँगी इनकी परफेक्ट लोकेशन। सो मैप बेस्ड क्वेश्चन में ज़रूर देख लेना। शाकाज क्या थे? अ पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। सेंट्रल एशिया मतलब मेसोपोटामिया वगैरह रीजन हो गया, वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था। हु इस्टेब्लिश्ड किंगडम इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा अपने किंगडम में इस्टेब्लिश किए नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। और डिराइव्ड रिवेन्यूज़ फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। और इनको पैसे कहाँ मिलते थे? रिवेन्यूज़ मतलब खर्ची, तो वो कहाँ से मिलती थी? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह करते थे, वहाँ से मिलते थे। इनका सोशल ओरिजिन अच्छा नहीं है, मतलब इनको बैकवर्ड ओरिजिन से माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये रूल करने के लायक नहीं है। आगे आपको 3rd 4th चैप्टर में पता चलेगा। बट एक बार ये अपने पावर एक्वायर कर लेते हैं ना, वंस दे एक्वायर पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल स्टेटस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो इन्होंने अपना मतलब इन्होंने अटेम्प्ट्स किए बहुत सारे टू क्लेम सोशल स्टेटस, मतलब अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज़ करने के लिए। तभी तो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इनके पास
गट्स थे, ताकि गट्स थे मतलब इन्होंने अपना सोशल स्टेटस इंक्रीज़ कर लिया लो रीजन्स होने के बावजूद भी। नेक्स्ट वन इज़ कुशाना रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कुशाना रूलर्स पे ही है। ये कहा रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक रूल किया था। नेक्स्ट वन इज़ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में समानता होते थे। समानता मतलब एक मैन होता था हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। मतलब वो खुद को कैसे मेंटेन करते थे, लोकल रिसोर्सेज होते थे और कंट्रोल भी कर लेते थे लैंड पे। ऑफर्ड होमेज एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। तो ये क्या करते थे, होमेज एंड प्रोवाइड मिलिट्री मतलब रूलर्स को क्या करते थे, क्या देते थे, मिलिट्री सपोर्ट देते थे। मतलब अगर जो किंग है वो इनको रहने की जगह देंगे तो ये बदले में क्या प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट। मतलब ये डील टाइप्स हो गए कि वो उनको खाना पीना देंगे, वो उनके लिए मिलिट्री में वर्क करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ पावरफुल समानताज गुड पावरफुल समानताज गुड बिकम किंग्स। जो पावरफुल समानताज थे वो क्या बन जाते थे, किंग बन जाते थे। और वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस टू द पोजीशंस ऑफ सबऑर्डिनेशन। और जो वीक रूलर्स होते थे वो मतलब उनके अंडर काम करते थे। जो पावरफुल होगा वो हमेशा ऊपर आएगा तो वो किंग बन जाते थे, और जो वीक रह जाते थे वो उनके सबऑर्डिनेट्स बन के रह जाते थे। नेक्स्ट वन इज़ न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, डिवाइन किंग्स। तो लेट्स स्टार्ट। अर्ली रूलर्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज गॉड्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, जो कुछ रूलर्स थे जैसे कि कुशाना रूलर्स, वो अपने आप को क्या कंसीडर करते थे, एज गॉड, गॉड की तरह कंसिडर करते थे। तो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, इनके कुछ एविडेंसेस देने हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिवाइन किंग्स, वो अपने आप को डिवाइन किंग्स की तरह मानते थे, उसका एग्जांपल है कुशाना रूलर्स। फिर उसके एविडेंसेस क्या हैं, और वो कुछ टाइटल्स भी अडॉप्ट करते थे। तो वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद द वैरायटी ऑफ डाइटीज़। मतलब खुद को डिवाइन किंग दिखाने का क्या एक ऑप्शन था कि वो अपने आप को क्या करते थे, क्लेम करते थे कि हम भाई इस डाइटी ने हमें भेजा है, ये भेजा है, मतलब डिवाइन किंग, मतलब सीधा भगवान ने हमें भेजा तुम पे राज करने के लिए, ऐसा ऐसा बताते थे अपने आप को। जैसे कि कुशाना एग्जाम्पल, कुशाना मतलब ये जो स्ट्रेटेजी थी बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशाना भी हमने पढ़ा, फर्स्ट सेंचुरी BCE टू फर्स्ट सेंचुरी CE, हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब इसके एविडेंसेस क्या हैं, देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। उनकी हिस्ट्री कहाँ से मिली है, इंस्क्रिप्शन और टेक्सचुअल ट्रेडिशन से। देन द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंसेस इन कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। ये एविडेंसेस ही बता रहे हैं, मतलब सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस और टेक्सचुअल ट्रेडिशंस में मिला। फिर हमने पिक्चर बेस में कॉइन भी देखा था, मतलब उसमें एक तरफ तो क्या बोलते हैं कनिष्का किंग की पिक्चर थी, दूसरी तरफ क्या थी, गॉड की थी। तो मतलब वो खुद को गॉड से कनेक्ट कर रहे थे। एंड फिर कोलोसल स्टैचूज़ ऑफ कुशाना रूलर्स, मतलब भगवान की तरह अपने स्टैचूज़ बनवा के श्राइन पे इंस्टॉल करवा देते थे। हैव बीन इंस्टॉल इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा यूपी में एक श्राइन है मथुरा के पास मठ, वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं स्टैचू इंस्टॉल करवा देते थे। और फिर कुछ सिमिलर स्टैचूज़ मिले हैं फाउंड इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान में भी। मतलब इनके एविडेंसेस हमें यही मिले हैं कि इंस्क्रिप्शंस, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, कॉइन, स्कल्पचर और ये जो स्टैचूज़ वगैरह मिले हैं। उसके बाद ये टाइटल्स भी अडॉप्ट करते थे। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुशाना कंसिडर्ड देमसेल्व्स गॉड लाइक। मतलब कुछ हिस्टोरियंस को ये लगता था कि कुशानाज हमको अपने आप को गॉड लाइक मतलब भगवान की तरह मानते थे। और कुछ कुशाना रूलर्स ने तो टाइटल भी अडॉप्ट किए थे, जैसे देवपुत्रा मतलब देवपुत्र, देव मतलब भगवान, पुत्र मतलब बच्चा, सीधा भगवान का बच्चा, सन ऑफ गॉड। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज़ रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ हेवन। मतलब ये इंस्पायर शायद पॉसिबली मतलब हो सकता है कि कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिली हो, चाइनीज़ रूलर से, क्योंकि चाइनीज़ रूलर्स भी अपने आप को क्या कहते थे, सन ऑफ हेवन, कि भाई मैं तो सीधा हेवन से आया हूँ, वहाँ का सन हूँ। तो ये कुछ एविडेंसेस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो बाकी भी पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मेथड अलग है। बट जो थर्ड पार्ट है वो किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे, और वो CBSE बेसिकली जनरल नॉलेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछ लेता है
कि समुद्रगुप्त के बारे में बताओ। ये सब इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन 6th 7th 8th में हम पढ़ के आए होते हैं, लेकिन हमें कुछ याद नहीं होता। बट मैं एक बार आपको बता दूँगी तो आपको थोड़ा माइंड में एक बार बैठ जाए, तो फिर आप लिख सकते हो। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल AG हिस्ट्री कंपेनियन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।